हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके लेक्चर सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। यह सीरीज़ आपकी जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ, बैंकिंग, एलएलबी, बाकी सब एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप देखते हैं जब आप अपना प्री का मेंस का एग्ज़ाम देखते हैं तो आप पाएंगे वहाँ पे कि जो आपका टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप प्री की बात करें या मेंस की। तो फंडामेंटल राइट्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा और आज से हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट के क्या फीचर है, क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमने इम्पोर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे थे। स्टूडेंट, आज की क्लास में भी हम इम्पोर्टेंट केस लॉज देखेंगे जिसे आप अपने मेंस के एग्ज़ाम में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि जेएलओ के एग्ज़ाम में आपके केस लॉज काफ़ी आते हैं और आजस भी आजकल आपसे केस लॉ पूछने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 3। जैसे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका पार्ट्स में डिवाइड है, तो पार्ट नंबर 3 आपकी बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो सब हेडिंग्स है उसके अंदर आज का टॉपिक आपका हेडिंग जनरल के अंदर आता है। ओके, जनरल के अंदर आपके 2 आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। ओके, आज हम इन्हीं आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे। पहला आता है आपका आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 आपको बताता है डेफिनेशंस के बारे में, परिभाषा। आर्टिकल नंबर 12 आपको परिभाषा डेफिनेशन देगा। स्टूडेंट, ये पीडीएफ आपकी हिंदी इंग्लिश में रहेगी। ओके, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट, आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि आप जब मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे तब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर लिखना होगा। ओके, आर्टिकल नंबर 12 आपकी बात करता है डेफिनेशंस की, परिभाषा की। ये किसकी परिभाषा देता है आपको? ये परिभाषा देता है आपको स्टेट की। राज्य की परिभाषा आपको हमारा आर्टिकल नंबर 12 देता है। ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 12 स्टेट के अंदर आपके इंक्लूड होंगे क्या क्या चीज़ें आप स्टेट मानेंगे। हमें स्टेट क्यों डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपके स्टेट के ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है। स्टेट का दायित्व है कि वह सब पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि स्टेट होता क्या है। ओके, यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है। राज्य जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ये जैसे राज्य है। स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे वह नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट, सरकार, और संसद किसकी? इंडिया की, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर दोनों ही आएंगी। ठीक है, जिसमें आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विधायिका, ये दोनों आएंगे। किसके है? ये यूनियन के हैं, केंद्र के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट आपका कहता है जो आपकी गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर है, हर राज्य की जो आपकी संसद है, विधानसभा है, और जो आपकी सरकार है हर राज्य की, वह भी इसमें आएगी, चाहे वह आपकी विधायिका हो या आपकी कार्यपालिका हो। ठीक है, कार्यपालिका या विधायिका दोनों ही राज्य की इसमें इंक्लूड होगी। थर्ड पॉइंट आपका आता है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। या कोई और संस्था भी अगर आपकी है, कोई और स्थानीय या कोई और आपकी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी भी अगर कोई है किसकी? इंडिया की, तो वो भी इसमें आएगी। ठीक है, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कोई और स्थानीय या अन्य
प्राधिकारी अगर अथॉरिटी कोई ऐसी है जो कि किसके अंडर आपके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो वो भी सब इसमें आएंगे। स्टूडेंट, ये तो आपके बेयर एक्ट की लैंग्वेज है जो आपके बेयर एक्ट में दी हुई है, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। हम देखते हैं कि क्या स्टेट है आपका और क्या स्टेट नहीं है। हमने देखा पहले ऊपर आपने देखा गवर्नमेंट और संसद। तो मुझे लगता है कि आप सबको पता है सरकार क्या होती है और संसद क्या होती है। सरकार और संसद कहाँ की, अपने केंद्र की। फिर सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं सरकार और विधायिका की, किसकी, राज्य की। जो थर्ड पॉइंट आपका आता है, जो बात करता है आपका लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय प्राधिकारी की जो बात करता है। अब इसे समझते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी होता क्या है। तो जब आप देखेंगे सेक्शन 3 का क्लोज 31, सेक्शन 3 क्लोज 31 आप देखेंगे किस कौन से एक्ट का, जनरल क्लोज एक्ट का। जनरल क्लोज एक्ट का जब आप सेक्शन 3 क्लोज 31 देखेंगे इसका, तब आप पाएंगे कि वहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है लोकल अथॉरिटी की। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जनरल क्लोज एक्ट हमें डेफिनेशंस देता है अलग अलग वर्ड्स की, तो उसके अंदर हमें लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्राधिकारी यानी जो अथॉरिटी आपकी क्या है, म्यूनसिपालिटीज़ है, ठीक है, आपकी नगर पालिका है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के जिला बोर्ड जो भी आपके हैं वो है सब, विलेज काउंसिल जैसे ग्राम पंचायत अगर आपके हैं तो वो, या कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, कोई न्यास ऐसा है आपका कि जिसका काम क्या है इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, जिसका काम है इम्प्रूवमेंट करना, ऐसा कोई न्यास अगर आपका है, कोई ट्रस्ट आपका है, तो वह भी इसमें आएगा। कोई माइनिंग सेटलमेंट है, अगर माइनिंग होती है जिससे हम खुदाई करते हैं, ठीक है, कोयला वगैरह निकालते हैं तो उसकी जो खुदाई की जाती है उसको माइनिंग कहते हैं। माइनिंग सेटलमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई आपकी अथॉरिटी बनी हुई है तो हम उसको लोकल अथॉरिटी कहेंगे। स्टूडेंट, ये आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग का है कि वहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट क्या होती है तो आप इस वे में आंसर लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप कहते हैं इट मस्ट नॉट बी मेयर गवर्नमेंट एजेंसी। ज़रूरी नहीं है कि वह सिर्फ आपकी क्या हो, एक गवर्नमेंट एजेंसी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। केवल उसे गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होना, मेरा मतलब होता है केवल, केवल उसे गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होना, साथ में उसको 2 पॉइंट और कवर करने हैं। एक, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, एक वो लीगल होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए, और सेकंड वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे कोई एंटिटी मतलब कि ऐसी कोई संस्था आपकी जो कि लीगल है, ठीक है, विधि के द्वारा उसको बनाया गया है, और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और साथ में वह गवर्नमेंट की एजेंसी है, तभी हम मानेंगे कि वो एक लोकल अथॉरिटी है। ओके स्टूडेंट, अब आपके केस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके। आप प्री के एग्ज़ाम्स में, JLO एग्ज़ाम में, जुडिशरी प्री के एग्ज़ाम में ये केसेस आप बहुत बार रिपीट होते हैं केसेस। ये सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, और ये जजमेंट आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं। अगर सेक्शन नंबर 12 से क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल नंबर 12 से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा आपका, तो वह इन केसेस से ही बनेगा। ओके, पहला आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंक्लूड इन स्टेट इन अदर अथॉरिटी। इन्होंने कहा आपके कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, वह किस में आएगा आपके, वह भी आपके अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड होगा। केस है ये 1967 का, केस है आपका 1967 का। ओके, नेक्स्ट आता है आपके सेकंड केस आपका आता है स्टूडेंट्स, वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, 1975 का केस। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का आपका केस है 1975 का। ओके, इसमें कहा गया कि जो आपके कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो आपके कॉर्पोरेशंस है, जैसे LIC आप बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओके, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओके, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टेट या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, आपका FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ये सब आपके इंक्लूड होंगे किसमें, स्टेट में। स्टूडेंट, इस केस का आप एक नेम याद रखिए और ये याद रख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड हो रही है किसमें, स्टेट के अंदर। ओके, इस केस में हमें ये बताया था कि ये जो आपके एजेंसीज हैं ये पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है और ये रिलेट है आपके किससे, गवर्नमेंट के फंक्शन से। सरकारी कार्य कर रही है ये और पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इन सबको क्या मानेंगे, हम इन सबको गवर्नमेंट की ही एजेंसी मानेंगे। गवर्नमेंट की एजेंसी मानी, इनडायरेक्टली हम इनको क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। ओके, ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर आपका एक केस आता है रमन दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979। शॉर्ट में आप इस केस को कहते हैं RD शेट्टी वर्सेस एयरफोर्स एक्ट। आपका आता है एयरफोर्स केस, ठीक है। ये तो एयरफोर्स केस भी कह देते हैं या RD शेट्टी केस भी आपने सुना होगा। तो ये वह केस है 1979 का। इसमें इन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट से आप देख सकते हैं कि कौन से आपकी एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट्स है, इसका रेफरेंस लेके हम इसको समझ सकते हैं। पहला पॉइंट जो आपका आता है वो है आपका कि इन एजेंसीज को आपकी फंडिंग कहाँ से मिलती है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स कौन से हैं इनके, ठीक है, पैसे इनको कहाँ से मिल रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम इसको देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या ये स्टेट है या नहीं है। सेकंड आपका प्रिवेसिव स्टेट कंट्रोल, कि क्या इसके ऊपर जो कंट्रोल है वह किसका है, क्या वह राज्य का कंट्रोल है। अगर राज्य का कंट्रोल है तो ऑब्वियसली वह गवर्नमेंट आपका डिपार्टमेंट होगा। थर्ड आपका आता है फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, कि इस बॉडी का मतलब इस एजेंसी का कार्य क्या है, क्या वह गवर्नमेंटल कार्य कर रही है। अगर वह कर रही है गवर्नमेंट कार्य तो हाँ वह स्टेट में आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉरपोरेशन, अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इन्हें ट्रांसफ़र किया गया है, इन्हें दिया गया है, तो वह भी इसमें आएंगे। ओके, फिर आता है कि इनके मोनोपोली स्टेटस क्या है। इनकी स्वतंत्रता के बारे में अगर बात करते हैं तो इनकी मोनोपोली स्टेटस क्या है, तो उसको देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये राज्य से कंट्रोल हो रहे हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस केस में आपके ये 4 टेस्ट बताए हुए हैं। अगर आप दिल्ली, हरियाणा इन स्टेट्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको इस केस के ये पॉइंट्स भी याद होने चाहिए। ऐसे हम राजस्थान और MP इनमें ऐसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं देखते, लेकिन आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है तो मे बी इन फ्यूचर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। बट अगर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे अपना, अगर आपका आर्टिकल नंबर 12 के बारे में कुछ आएगा सेक्शन, आर्टिकल नंबर 12 के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा और आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे गेन होंगे। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया है। RD शेट्टी बात करता है आपकी टेस्ट के बारे में और इन्होंने ऐसे भी कहा कि जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी आपका इंक्लूड होगा स्टेट के अंदर। ओके, इन्होंने कहा इसके अंदर आपके जस्टिस कौन थे, जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती जो है इनके अंदर आपके जस्टिस है। उन्होंने कहा कि कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर है लॉ के द्वारा, ठीक है, अगर उनको लॉ के द्वारा कोई पावर दी जाती है तो वह क्या माने जाएंगे, आपके स्टेट माने जाएंगे। नेक्स्ट केस आपका आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 का केस आपका आता है। इसमें कहा गया आपके, इसकी भी एक तरह से इन्होंने टेस्ट बताया था आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके सोसाइटीज़ है, सोसाइटी जो आपकी रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, उन्हें हम एजेंसी मानेंगे। ओके, तो अगर हम शॉर्टली आपका देखें तो आपके ये 5 केसेस आते हैं इसके अंदर। ओके, ये केसेस आपके इसमें आर्टिकल नंबर 12 में आते हैं। वंस अ बॉडी बिकम अथॉरिटी, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम किसी को स्टेट माने या ना माने। तो स्टूडेंट, अगर हम किसी को भी अगर हम अथॉरिटी मान लेते हैं आर्टिकल नंबर 12 के अकॉर्डिंग, मतलब किसी को भी अगर हमने स्टेट बना लिया तो उसके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि उसको फंडामेंटल राइट्स को क्या कराना पड़ेगा, एनफोर्स करना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कराता, उनके एक्शन अगर ऐसे हैं, ठीक है, इट्स एक्शन, अगर उनके एक्शन ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स की क्या है अपोज में है, अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, उन पर रिट पिटीशन में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधा ही रिट पिटीशन लगा सकते हैं, रिट में जा सकते हैं। तो अगर कोई भी आपकी अथॉरिटी स्टेट है तो उनका कर्तव्य है कि वह आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराए। अगर वह इनका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ हम सीधा रिट पिटीशन में जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है अगला, फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा कि वेदर जुडिशरी इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। क्या आप न्यायपालिका को आर्टिकल नंबर 12 के अंदर राज्य मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा सच आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि जुडिशरी जो है वह क्या होता है, स्टेट नहीं होता है, आपका राज्य नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसको समझाऊं, जुडिशरी आपकी स्टेट कब है और कब नहीं है। जुडिशरी आपकी स्टेट तब है जब वह कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जब वह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, मतलब कोई कानून बना रही है, ठीक है, या कोई कानून को इम्प्लीमेंट करा रही है अगर वह, ठीक है, या बना रही है, लॉ बना रही है या लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है अगर, तभी हम मानेंगे कि आपकी जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है वह क्या है, स्टेट है। और कब नहीं मानेंगे, अगर वह आपका जुडिशरी काम कर रही है, जुडिशियल काम अगर वह कर रही है तो। अगर वह न्यायिक का काम कर रही है, किसी पर्सन को न्याय दे रही है, तो हम नहीं मानेंगे कि आपकी जुडिशरी क्या है, आपकी जुडिशरी स्टेट है। अन्यथा अगर वह एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है तो हम मानेंगे कि आपकी जुडिशरी क्या है, स्टेट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इन्हीं केस के थ्रू पढ़ते हैं। पहला आपका आता है नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का केस। इन्होंने लिखा है कि जो जुडिशरी आपका, ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ आर्टिकल नंबर 12 में कि हाँ ये स्टेट है या नहीं है, इसी बात को क्लियर करने के लिए आपके ये केस आए। पहला नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ़ द कोर्ट इज कंसिडर्ड विद द, अगर हम मान लेते हैं कोर्ट को, क्या मान लेते हैं, स्टेट मान लेते हैं, तो फिर हमें उनके खिलाफ रिट पिटीशन में जा सकेंगे आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। ओके, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनके खिलाफ हम क्या कहते हैं, रिट पिटीशन नहीं लेके आते हैं। ऐसे जैसे कोई प्रक्रिया नहीं देखी हमने। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ऐसे कोई बात नहीं लिखी हुई है कि हम हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर्स के खिलाफ, जुडिशियल ऑर्डर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, कि उनके ऑर्डर्स के खिलाफ, जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ हम रिट पिटीशन लेके जाएं। तो इन्होंने कहा इस केस में कि जो आपका नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने कहा कि जुडिशरी आपकी किस में नहीं आएगी, जुडिशरी आपकी स्टेट में नहीं आएगी। ओके, इन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट सच जुडिशियल ऑर्डर कैन नॉट बी सेड टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। हम हाई कोर्ट के मामले के लिए रिट पिटीशन में नहीं जा सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हम हाई कोर्ट के मामले के में रिट पिटीशन में नहीं जा सकते, तो हम जुडिशरी को स्टेट नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी जुडिशियल ऑर्डर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट का आपको उल्लंघन करे। ओके, पहले केस में ऐसे कह दिया कि हम नहीं कंसिडर करेंगे कि स्टेट क्या है आपका, जुडिशरी क्या है आपकी, स्टेट है या नहीं है। नेक्स्ट केस आपका आता है AR अंतुले वर्सेस RS नायक। ये ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट बड़ा है, ठीक है। AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988। स्टूडेंट ये केस आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें इन्होंने कहा वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन अगर वह करते हैं तो क्या हम उनके लिए
ऑर्डर पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर इन्होंने नरेश केस की उनके जजमेंट को ओवररूल नहीं किया। इनमें इन्होंने ऐसे कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे कोर्ट्स कि जो फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, खिलाफ हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो ऐसा कोई ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर आपकी कोर्ट पास नहीं करेगी, ये उनकी ड्यूटी है। इसमें भी सेम बात इन्होंने कही, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर दिया आपका कि जुडिशरी जो है वह आपकी इंक्लूड होगी स्टेट के अंदर। ठीक है, इंक्लूड होगी आपके स्टेट के अंदर। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है तो वह स्टेट मानी जाएगी, यस, कौन से केस में कहा गया। और अगर आपको इस केस का रेफरेंस दिया होगा वहाँ पे आंसर में, तो आप ये केस करके आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको केस दिया है ये रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 का, तब आप इस केस को इम्पोर्टेंस देंगे। इस केस में भी कहा, AR अंतुल्य वाले केस में भी आपका कहा कि हाँ जुडिशरी जो है वह आपकी क्या है, स्टेट है। ठीक है, लेकिन जो आपकी रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस है, उसमें इस बात को पूरा क्लियर करके कहा, इन्होंने क्लैरिफाई दिया कि जब आपका व्हेन द कोर्ट एक्ट इन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, कि जब आपका कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है तब हम उसको क्या मानेंगे, तब हम उसको स्टेट मानेंगे। ठीक है, अन्यथा हम उसको स्टेट नहीं कंसिडर करेंगे। तो आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये 3 केसेस लिख के आ सकते हैं। पहला नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक, एंड थर्ड आपका रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015। पहले केस में, नरेश वाले केस में क्या कहा गया कि हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर के लिए हम रिट पिटिशन नहीं ला सकते, फिर भी ये ड्यूटी है कोर्ट्स की कि वह क्या करे, वह कोई ऐसा ऑर्डर ना पास करे कि जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो। सेम बात आपकी AR अंतुल्य के मामले में कही, और इन्होंने इसके अंदर कहा कि हाँ जुडिशरी आपका क्या है, स्टेट है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपका आता है रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 का केस। इसमें इन्होंने और क्लैरिफाई करके कहा कि अगर जुडिशरी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है तो वह स्टेट है, अगर वह जुडिशियल कार्य कर रही है अपना, ठीक है, किसी पर्सन को अगर न्याय दे रही है तो वह क्या नहीं है, तो वह आपका स्टेट नहीं है। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट केस एक और आता है चंद्रा मोहन खन्ना वर्सेस NCERT, चंद्रा मोहन खन्ना वर्सेस NCERT 1992 का केस। इसमें कहा कि जो आपकी NCERT है वो स्टेट नहीं है। NCERT एज ए न्यू एक हम गवर्नमेंट उसको डिपार्टमेंट के रूप में लेके चलते हैं। ठीक है, वो बोर्ड है आपका, एजुकेशन बोर्ड है, पर ये आपका स्टेट में इंक्लूड नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल नंबर 12 था यहाँ तक। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 12 समझ आया हो। अगर आपके मेन क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं आपके प्री रिलेटेड, वह इसके अंदर इंपॉर्टेंट केसेस है, और ये पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है। स्टूडेंट, इन डिपार्टमेंट के अलावा भी अगर कोई और डिपार्टमेंट पूछा जाए तो आप इन 4 पॉइंट्स का रेफरेंस लेके वह केस देख सकते हैं, वह डिपार्टमेंट देख सकते हैं कि क्या ये आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है, और अपना आंसर दे सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो स्टूडेंट आप इन डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जितना भी देखा गया है इन्हीं डिपार्टमेंट्स को रिपीट मोड पे पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 12 में ये इंक्लूड है या नहीं है। ओके, अब आपका फंडामेंटल राइट्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी आर्टिकल नंबर 13 आजकल ट्रेंड में है। हर जुडिशल एग्ज़ाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आजकल आर्टिकल नंबर 13 आपका बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 की अगर आप हेडिंग देखेंगे बियर एक्ट में, तो आप पाएंगे वहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है आपकी लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। अगर कोई कानून आपका ऐसा है जो कि आपके फंडामेंटल राइट से क्या है,
असंगत है यानी इनकंसिस्टेंट है, या फिर ऐसा कोई कानून है आपका जो फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, डेरोगेशन कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, उनकी वैल्यूज़ को कम कर रहा है, तो ऐसे मामले क्या माने जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप पहले ये डायग्राम समझिए। हमने देखा हमारा संविधान आया 1950 के अंदर, ठीक है, लागू हुआ 1950 में, 1949 में वह आया। इन्होंने कहा कि इसके कानून आने से पहले जितने भी लॉज थे भारत में, ठीक है, आप एक लेके चलिए या तो डेट लेके चलिए, पर चलो छोड़ो कोई नहीं, कोई भी कानून जो इस तारीख के आने से पहले कोई थे और वो क्या है, वह इनकंसिस्टेंट है, वह असंगत है। किससे असंगत है? वह आपके संविधान से असंगत है, फंडामेंटल राइट्स के से असंगत है। तो ऐसे मामलों का क्या होगा? और जो इस फंडामेंटल राइट्स या संविधान के आने के बाद जो आपके लॉज आए, अगर उसमें कोई मामला आपका असंगत है तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट के आने से पहले जितने भी लॉज आपके थे, अगर उसमें कोई मामला आपका इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, तो वह आपका माना जाएगा शून्य। ठीक है, वह ऐसे माना जाएगा कि वह क्या है, वह आपका शून्य है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है, शून्य विद वर्ड टू द एक्सटेंट, उस हद तक, सिर्फ उस हद तक की शून्य माना जाएगा जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर कोई कानून आपका कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले अगर आया है और वह कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो वह उतने एक्सटेंट तक, उतने ही पार्ट तक वह शून्य है जितने तक वह उल्लंघन कर रहा है। और वहीं अगर आप देखेंगे कोई कानून 1950 के आने के बाद अगर आया, इसके बाद अगर कोई आपका लॉ आया और वो इसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा कानून आने ही नहीं देंगे। ठीक है, आजकल आप देखते हैं थोड़ा सा भी कोई अगर कोई नया कानून लाते हैं तो लोग जो होते हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, अगर वह हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। पहली बात तो पार्लियामेंट उसे पास ही नहीं होती थी, और अगर इन फ्यूचर बाय चांस वह कोई कंडीशन के साथ अप्लाई भी हो जाता है तो फिर उसके ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करते हैं। वर्ड आपका आएगा जुडिशियल रिव्यू। फिर वह आपके कोर्ट जो है, आपके जुडिशरी डिपार्टमेंट जो है, वह आपके उसको देखती है मामले को, और फिर वह बताती है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। ओके, आर्टिकल नंबर 13 की इतनी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर समाया हुआ है। आर्टिकल नंबर 13 के हमने क्या देखा? डेफिनेशन देखी। अब इनके आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल नंबर 13 से आप क्या समझते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन से मतलब आप क्या बताएंगे कि ये हमें क्या बताना चाहता है और ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आर्टिकल नंबर 13 कहाँ कहाँ पे लागू होता है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इस आर्टिकल से आप क्या समझते हैं, तो आर्टिकल नंबर 13 से हम समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 हमें क्या दे रहा है, हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, हमें पावर दे रहा है किस चीज़ की, कि हम अपने फंडामेंटल राइट को क्या बनाएं, जस्टिसेबल बनाएं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो ये आर्टिकल हमें पावर देता है कि हम उसको जस्टिसेबल बनाएं, मतलब हम इन मामलों को कोर्ट में लेके जा सकते हैं, इनको लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल नंबर 13 हमें ये पावर देता है। मामला आते हैं आपके, केस आते हैं आपके। पहला केस आएगा रेनू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 2014 का केस। इसमें इन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 13 का आपका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है आर्टिकल नंबर 13 का आपका कि वह सिक्योर करे पैरामाउंटेंसी ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट की जो सुपरमेसी है, जो इसकी सुपरियरिटी है, ठीक है, कि ये सब लॉ से ऊपर है, तो हम उस बात को हम बरकरार रखें, ये इस आर्टिकल का उद्देश्य है। क्योंकि हमने इस आर्टिकल में क्या बनाया है, हमने इस आर्टिकल में
ये कहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। तो हम एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आर्टिकल नंबर 13 से फंडामेंटल राइट्स को। ओके, तो ये आपका एक केस आता है। फिर आपका केस आता है इम्पोर्टेंट केस, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012 केस। इसमें भी सेम बात कहेगी कि आर्टिकल नंबर 13 आपका प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? एक तो फंडामेंटल राइट को, और जो संविधान बनाने वालों के माइंड में जो उनके थॉट्स थे, ठीक है, जो फ्रेमर्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान जिन्होंने बनाया है, उनके माइंड में जो थॉट्स थे, उन्होंने किस विचारधारा से इसको बनाया है, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल नंबर 13। ओके, फिर हम बात करते हैं कि हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं। स्टूडेंट, मेंस में आपको आंसर कुछ तो लिखना होगा, तो ये पॉइंट्स है, आप ऐसे पॉइंट्स बना के भी आंसर लिख सकते हैं कि हम कैसे कैसे आंसर लिखें। इससे आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है कि आपको पता लग रहा है कि हाँ, इस मैटर से रिलेटेड ये केस है, इस मैटर से रिलेटेड ये केस है, और इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपके बेनिफिशियल है प्री और मेंस के लिए। ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमने देखा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या मतलब है? प्री मतलब पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो हमारे कानून थे उनका क्या होगा। हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन। पहले तो इन्होंने डेफिनेशन लिखी है, क्लोज विच वर इन फोर्स इमीडिएटली। यहाँ पे क्लोज नहीं, यहाँ पे लॉज है, मेरी टाइपिंग टीम की मिस्टेक्स। लॉज विच वर इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि कानून आने से पहले जो आपके लॉ हुआ करते थे वह क्या थे? वह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे। फिर अगर आप देखेंगे आर्टिकल 372, आर्टिकल 372 अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, आज तक अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो मुझे लगता नहीं कि आपने इस आर्टिकल पर ध्यान दिया होगा। लेकिन जब आप प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं तो एक और जगह इसकी बात की गई है। एक तो आर्टिकल नंबर 13 में बात की गई है, एक आर्टिकल नंबर 372 में बात की है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कहाँ कहाँ की गई है, तो इंटरव्यू में आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 13 में और आर्टिकल नंबर 372 में। इंटरव्यू में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से आपके कि बताइए ये वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स वहाँ पे पूछ लेते हैं। आर्टिकल 372 बात करता है आपके कि अगर जो भी आपके लॉज बने हुए हैं संविधान के आने से पहले, वह क्या रहेंगे? वह आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, जो संविधान आने से पहले जितने भी कानून आपके हैं वह कंटिन्यू रहेंगे। कब तक कंटिन्यू रहेंगे? जब तक कि उसे अल्टर, रिप्लेस या अमेंड ना किया जाए, उसमें कुछ चेंज, ठीक है, उसको परिवर्तन, उसको रिप्लेस किसी और एक्ट से या उसके अंदर संशोधन ना किया गया हो। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। पावर से किसको दे दी? अपने संसद को दी है। ओके, लेजिस्लेचर के द्वारा अगर नहीं किया जाता है इनमें चेंज, विधायिका के द्वारा इसमें अगर चेंज नहीं किया जाता, तो हम उन्हीं कानूनों को क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। ओके, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे एक्ट देखे हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के हैं। लगभग सारे एक्ट पहले के ही हैं। मीन्स एक्ट अगर आप देखते हैं लगभग आप एक्ट पहले की देखेंगे। तो इन्होंने यही बात की है आर्टिकल नंबर 372 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया आपका याद करने के लिए, मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ ऐसे कोई आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आप इसको याद कर सकते हैं। 372 इससे रिलेटेड आपका केस आता है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का केस। इन्होंने कहा था कि जैसे आप सबने सुना हुआ है कि जिस समय कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है, जैसे मैंने कोई ऑफेंस किया 2022 में, रिसेंट आपका एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 2022 से पहले मतलब 23 से पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या था? आईपीसी था। लेकिन 2023 में तो हमारा क्या आ गया? बीएनएस आ गया। बीएनएस आ गया। आया कब से? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई 2023 से पहले मैंने अगर कोई ऑफेंस किया,
मैंने अगर कोई ऑफेंस किया तो मुझ पे क्या लागू होगा, आईपीसी लागू होगी। ये बात तो आपको पता है एज अ लॉ स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात पता हो कि जब ऑफेंस किया जाता है उस समय अगर जो हमारा लॉ चल रहा होता है, जब हम ऑफेंस करते हैं उस समय जो लॉ चलता है वही लॉ हम पे लागू होता है, उसी लॉ की ऑफेंस पनिशमेंट हम पे लागू होती है। ओके, और उसे ही हम ऑफेंस मानते हैं। तो इन्होंने यही बात यहाँ की है इस केस में कि अ पर्सन कैन प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड फॉर ऑल ऑफेंस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स अंडर सच लॉज। ठीक है, कि इन कानूनों के आने से पहले अगर कोई कानून था तो उसी में हम क्या देंगे, पनिशमेंट और प्रोटेक्शन उसको देंगे, पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन उसका उसी में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप बीएनएस पढ़ना चाहते हैं तो बीएनएस की क्लास भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने प्रोवाइड करा रखी है, तो आप उसको भी साथ के साथ पढ़ते रहें ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट मतलब बाद में, संविधान के आने के बाद अगर कोई कानून आया है तो क्या है वो, ऐसा कोई भी लॉ जो कि आया है, ऐसा कोई भी लॉ जो आया है, एनेक्ट हुआ है संविधान के आने के बाद, तो हम उसको ये मानेंगे। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 13 का आपका क्लोज 2 कहता है, आर्टिकल नंबर 13 का क्लोज 2 आपको ये कहता है कि कोई भी लेजिस्लेचर ऐसा कानून नहीं लाएगी जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, अगर वह लाती है तो वह वॉइड यानी शून्य मान लिया जाएगा। ओके, केस आपका इंपॉर्टेंट केस ब्रिज मोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम बात की गई है इसमें भी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ना बेर एक्ट देखिए, आप देखेंगे बेर एक्ट के अंदर अगर आपने देखा आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 में आपको डेफिनेशन दी हुई है लॉ की, जिसपे आपने जब आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे तो हमने देखा था कि क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो हमने देखा कि हम उसके अंदर चेक कर रहे थे कि क्या अमेंडमेंट जो है वह आपके इस लॉ की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आर्टिकल नंबर 13 में वह फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ इन्होंने कि अमेंडमेंट यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमने केसेस देखे, उसके अंदर हमने माना कि जो हमारी अमेंडमेंट्स होती है वह भी लॉ के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी डेफिनेशन देखिए, आपने लिखा हुआ है कि लॉ में क्या क्या आएगा। लॉ में आपके ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, ऑर्डर यानी आदेश, बायलॉ यानी उपविधि, रेगुलेशन यानी नियम, रूल यानी विनियम, नोटिफिकेशन अधिसूचना, कस्टम और यूसेज यानी रूढ़ी या प्रथा। ओके, अपने भी एक साथ में रख के आप देखते रहें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड्स याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नो कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश का भी आता है, उसमें भी आपके आते हैं लीगल टर्म्स, तो साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर देखते रहेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेशली याद नहीं करना पड़ेगा, इन बेर एक्ट के साथ आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ओके, दोबारा से आप अपने बेर एक्ट में देख लीजिए, और स्टूडेंट बेर एक्ट मेनली वही प्रेफर कीजिए आप कि जो आपके क्या है, बाइलिंगुअल है। स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी छोटी है, नॉर्मली हम 1-1.5 घंटे क्लास रखते हैं, आज की क्लास इसलिए छोटी रखी है क्योंकि जो आगे आपके टॉपिक आएंगे आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड वो आपकी है डॉक्ट्राइन्स, वो आपके डॉक्ट्राइन्स आएंगे। ओके, यानी आपके सिद्धांत आएंगे, और वो टॉपिक आपका बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो है आपका एक सब्जेक्ट और कवर करेगा, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट आपका वह कवर करेगा। ठीक है, जो आपका एक और टॉपिक है इसमें एग्ज़ाम में आपके, तो इसलिए स्टूडेंट वो क्लास हम अलग से देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। हम दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट में हमने आज क्या पढ़ा। हमने देखा आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13। पहले हमने आर्टिकल नंबर 12 में देखा कि स्टेट क्या होता है, स्टेट के हमने बेयर एक्ट से ये 4 आपके डेफिनेशंस देखी कि ये 4 चीज़ें इंक्लूड है। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट केस देखे, और हमने केसेस में देखा कि क्या आपका स्टेट है क्या नहीं है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये चीज़ हमारी स्टेट है और ये चीज़ हमारी स्टेट नहीं है। ठीक है, केस का नाम याद रखिए और याद रखिए कि इसमें किस किस चीज़ों को स्टेट माना है। आर्टिकल नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ।
आर्टिकल नंबर 30 फिर हमने देखा कि क्या हमारी जुडिशरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हमारी जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। तो अपने एक ही बात निकाली इससे कि अगर वह एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है तो वह है स्टेट, अगर वह जुडिशियल काम कर रही है तो वह स्टेट नहीं है। ओके, फिर इसके आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस आए और फिर हमने देखा कि एनसीईआरटी क्या आपकी स्टेट है या नहीं है, तो वो एक केस इसमें आ गया। ओके, आर्टिकल नंबर 13 में अगर हमने देखा वहाँ पे कि संविधान के आने से पहले जो कानून आए हैं उनका क्या होगा, और संविधान के आने के बाद जो कानून आए हैं उनका हम क्या करेंगे। तो अगर आने से पहले अगर कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो वर्ड आप यूज़ करेंगे वॉइड एब वॉइड एट दैट एक्सटेंट, उस हद तक शून्य है। ठीक है, उस पार्ट तक वह शून्य है। और अगर आने के बाद, संविधान आने के बाद कोई कानून ऐसा बनाते हैं तो वह वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरुआत से ही वह शून्य है, इनिशियो आपका माना जाएगा। ओके, फिर इसके रिलेटेड हमने केस देखे। ओके, और हमारा टॉपिक यहाँ तक आज का कवर हुआ। स्टूडेंट अगर आप इसको आगे देखेंगे तो आप देखना इसके सेक्शन नंबर, आप इसमें देखेंगे 13 के क्लोज 3 के अंदर एक क्लोज हो रहा है बी। ठीक है, उसमें कहा है लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स से आप क्या समझते हैं। लॉ इन फोर्स का मतलब ऐसा लॉ जो कि हमारी इंडिया की टेरिटरी में क्या है, लागू हुआ है। कब लागू हुआ, संविधान के आने से पहले, और आने से पहले इसको किसी ने हटाया भी नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ वह लागू है। ठीक है, जो हमने आर्टिकल 372 में बात की थी वही बात यहाँ की गई है। थैंक यू स्टूडेंट आप साथ में अपने ऐसे राइटिंग और जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पर भी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।